हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे एसएससी जीडी के एग्जाम को लेकर। देखिए, मैं लगातार इस पे मैथ के वीडियो बना रहा हूं और मैं 20 क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूं। इसमें कोशिश करता हूं कि आपके 20 में 17 से 18 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। तो 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, तीसरा पार्ट आज शुरू कर रहा हूं। दोनों पार्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जाके आप देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दे रखा है 15 सेब का क्रय मूल्य 20 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 15 सेब का क्रय मूल्य 20 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपसे ये पूछा गया है कि हानि प्रतिशत कितना होगा। तो क्या करिए, क्रय बटे विक्रय, विक्रय इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 20 बटे 15। ठीक है, 15 नीचे लगे, काट दीजिए। 5 चौको 20, 5 तिया 15। अब क्रय कितने का करा? 4 रुपए का। क्रय मतलब होता है खरीदना। 4 रुपए का खरीद रहे हैं, 3 रुपए का बेच रहे हैं, तो घाटा कितने रुपए का हो रहा है? 1 रुपए का। और ये घाटा किस पे हो रहा है? तो क्रय मूल्य पे हो रहा है 4। देखिए, आपका चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, आप किस पे निकालते हो? क्रय मूल्य पे ही निकालते हो। तो काट दीजिए। तो 25%। माइनस का मतलब क्या होगा? 25% की क्या हो जाएगी? आपको हानि हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि 24, 120 और 22 का चौथा समानुपाती ज्ञात करना है। 22, 120 और 22, अच्छा ये 24, 120 और 22 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हमें ज्ञात करना है। तो ये क्या होता है? ए अनुपात बी और सी अनुपात डी। तो a बटा b बराबर c बटा d। ये क्या होता है? चतुर्थ अनुपाती होता है। ये तो क्वेश्चन कम पूछा जाता है, लेकिन मध्य अनुपाती वाला बहुत पूछा जाता है। वो भी मैं आपको बता देता हूं। a अनुपात b और b अनुपात c। तो ये होता है जब मध्य अनुपाती हो। मध्य अनुपाती का मतलब क्या होगा? या आपके पास एक a टर्म होगा, b टर्म होगा और c, 3 वेरिएबल होंगे a b c, तब ये रेशियो बनेगा ये वाला। इसको जरा करके लिख लीजिए, a बटा b। ये जो होता है समानुपाती होता है, तो बराबर लगा लीजिए b बटा c। b की मल्टीप्लाई b से कर दी तो b स्क्वायर बराबर ac। ये बहुत पूछा जाता है। b मध्यानुपाती होता है, a प्रथमानुपाती और c तृतीय अनुपाती। जब 4 दे रखे होंगे तो आपको ये लगाना है। तो इन दोनों फार्मूले को आप बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। अब a की वैल्यू कितनी है? 24 और b की वैल्यू कितनी है? 120। c की वैल्यू कितनी है? 22 और d की वैल्यू पता नहीं। 24 पंजे 120 और 22 पंजे कितने होते हैं? 110। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 110। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110। ये दो फार्मूले याद रखिए। b स्क्वायर बराबर ac बहुत पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। देखिए, 360 रुपए में बेच रहे हैं तो 10% की हानि हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो 360 रुपए से ज्यादा की खरीद के ला रहा है। 10% की हानि हो रही है, तो 10% की हानि निकाल दे रहे हैं, तो 90% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 360 की। 0 से 0 काट दिया, 9 चौक 36। 1% की वैल्यू किसके बराबर हुई? 4 के। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हुई? 400। फिर आगे दे रखा है 30% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 30% का आपको लाभ अर्जित करना है, तो 400 का सीधे 130% निकाल के दिया जाएगा। 13, 26, 39, 52, तो कितना आ जाएगा? 520। आप कितने की सेल करोगे? 520 रुपए की। तो तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कस्बे की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% की वृद्धि से बढ़ती है। इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी? तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला, अंतिम संख्या बराबर प्रारंभिक संख्या इंटू 100 प्लस माइनस x बटे 100 इंटू 100 प्लस माइनस y बटे 100। आगे जितने भी आए, मतलब 4 साल आएंगे तो x y z और a ले लेना। ये देखो फार्मूला कोई नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक है। देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई हमने 1000 रुपए का मैंने मोबाइल खरीदा और मैंने उस पर 10% का लाभ लेके बेच दिया, फिर 20% की हानि आगे उठाई,
फिर सी ने किसी और को भेज दिया, तो जो भी कुछ होता है वो प्रारंभिक मूल्य पे ही होता है, उस पे घटता है बढ़ता है दाम, और लास्ट में क्या मिल जाता है, अंतिम मूल्य मिल जाता है। तो बस यही अंतिम संख्या किसके बराबर होती है, प्रारंभिक में जो घट रहा है या बढ़ रहा है उसकी कैलकुलेशन किसके बराबर हो जाती है, अंतिम के बराबर हो जाती है। तो आपको दे रखा है कि जो वर्तमान जनसंख्या है वो 50,000 है और हर साल 4% का इंक्रीमेंट हो रहा है जनसंख्या में, 2 वर्ष बाद क्या होगा, तो 2 वर्ष बाद हमें क्या मिलेगा, एक फाइनल डेटा मिल जाएगा, मतलब अंतिम संख्या मिल जाएगी या अंतिम नंबर मिल जाएगा। तो प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है, 50,000, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे। और इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, हर साल 4% का हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस कर देते, इंक्रीमेंट हो रहा है तो 4% बढ़ा देंगे, तो 4% 100 ये 4 ये, तो 104/100, और ये 104/100। 2 साल है तो 2 बार लिख देते, 3 साल हो गए तो 3 बार लिख देते। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 1 जीरो, तो 5 गुणा 104 गुणा 104, जो भी इसकी गुणा आ जाए वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है, देखिए ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, आपको दे रखा है 2009 से 2000, नीचे दिए गए स्तंभ आलेख में वर्ष 2009 से 2013 तक देश में एक कॉफी का वार्षिक उत्पादन 1000 टन में दर्शाया गया है। ठीक है, 2009 से 2011 तक औसत उत्पादन कितना है, 1000 टन में। तो हमें 1000 टन को थोड़ा साइड में रखते हैं और सीधे जोड़ना शुरू करते हैं। देखिए ये ग्राफ पढ़ना आपको आना चाहिए, 500 से लेकर 1000 है, मतलब 500 के बाद 1000 का स्लॉट है, फिर 1500 का, फिर 2000 का, मतलब सभी स्लॉट में कितने का अंतर है, 500 का। तो यहाँ पर देखिए 500 का अंतर है, तो बीच में कितने गैप दे रखे हैं, एक पट्टी के बाद 1 2 3 4 5 गैप दे रखे हैं। तो पहली पट्टी 600 की होगी, मतलब 500 के बाद जो पहली पट्टी आ रही है वो कितने की है, 100 नंबर की होगी, क्योंकि 5 पट्टी है और 500 का अंतर है, तो एक पट्टी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 100 के बराबर। तो पहली पट्टी 600 की होगी, दूसरी 700 की, और तीसरी 800 की। तो 2009 में जो उत्पादन हुआ है वो कितना हुआ है, 800 रुपए का, 800 टन का। तो 800 लिखेंगे, और फिर 2010 में देखेंगे तो 1000 है, इसके बाद 2 पट्टियां और है, तो कितना हो जाएगा, 1200। फिर 2011 में देखेंगे, 2011 में कितना है, 1500। फिर कितना है, 1500 1600 1700 1800, फिर 1800 है, और फिर कितना है, 2000, फिर कितना है, 2000, जोड़ लीजिए, 0 0 8 2 10 15, 15 और 8 कितना होता है, 23, यहां से लेके 2 2 2 4 5 6 7, और कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 7300 को किससे डिवाइड करना है, 5 5 एकम 5, 2 बचा 23, 5 चौको 20, 3 बचा, 5 छक्के 30, 1460 रुपए, कितना, 1460 आ जाएगा। फिर मीट्रिक टन में लिखना है तो 1000 और कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 लड़कों का औसत वजन 89.4 किलो है, औसत कितना है, 89। ये बहुत टुल्ला क्वेश्चन होता है, और देखिए जल्दी से आप कैसे लगाओगे। बाद में ज्ञात हुआ 87 किलोग्राम के स्थान पर एक मान को 78 किलोग्राम अंकित किया गया, मतलब 87 किलो लिखना था लेकिन गलती से 78 किलो लिख दिया, इसको लिखना था लेकिन इसको लिख दिया। तो 20 लड़के हैं, तो बताइए कि सही औसत क्या होगा। बाद में ज्ञात हुआ कि 87 किलोग्राम के स्थान पर 78 लिख दिया गया। देखो 87 लिखना था, 78 लिख दिया, तो मतलब 9 किलो जो है वो कम लिया गया, तो 9 किलो हम लोग ऐड कर दें। लेकिन ये जो 9 किलो होगा ये औसत में जाके जुड़ेगा, तो औसत में कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, 20 लड़के हैं, तो ये 9 जो है वो 20 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। तो बस यही करना है, 9 को किससे डिवाइड करना है, 20 से। 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा, और 4.5 को फिर 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 0.45। अब देखो लेना 87 था, लिया 78 है, कम लिया लेना ज्यादा था, तो इसमें औसत में क्या करेगा, ये जुड़ जाएगा, तो 89.4 इसमें जोड़ दीजिए, 5 4 4 8 9 और 8। यहाँ पे 0 मैंने इसलिए मान लिया क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंकों तक है, तो आप 0 ले सकते हो, और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिएगा। ये काफी बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आपको रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ लोग बेसिक से लगाते हैं, आराम से उससे भी लग जाता है। दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 173 है, समबाहु त्रिभुज की परिधि ज्ञात करनी है, और √3 का मान 1.37 का उपयोग करें। तो समबाहु क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो, बराबर हो।
ठीक है, मान ले रहे सबकी भुजा क्या है a, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है 173, तो 173 लिख लीजिए, क्षेत्रफल की जगह पे 173, √3 का मान उन्होंने बताया 1.73 यूज करना है तो कर लिया, इंटू a स्क्वायर, पॉइंट हटाया, डबल जीरो नीचे बढ़ाया, 173 से 173 कर लिया, 400 बराबर क्या हो गया a स्क्वायर। तो जब a बराबर क्या हो जाएगा √400, तो a बराबर कितना आ जाएगा 20। तो हम कह सकते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज है उसकी साइड कितनी आ गई 20। अब आपसे कहा गया कि समबाहु त्रिभुज की परिधि क्या होती है। परिधि क्या होती है, परिधि होती है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, ठीक है, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाओं को अगर जोड़ दें तो हमें क्या मिलती है, परिधि मिल जाती है। इसको परिमाप भी बोलते हैं या इसको पेरीमीटर भी बोलते हैं। तो 20 ये है, 20 ये है और 20 ये है, तो कितना हो जाएगा, परिधि कितनी देगी 60, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 60 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए एक आपको फिर ग्राफ दिया गया, नीचे दिया गया रेखा आलेख सात विभिन्न महीनों में कारों के उत्पादन को 10,000 के रूप में दर्शाता है। इसमें आपकी कारें जो दे रखी हैं M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7। महीने M4 में कारों का उत्पादन महीने M2 में कारों के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। M4 में जितना भी उत्पादन हुआ है और M2, अब का कितना प्रतिशत है, तो जिसके साथ का लिखा होता है उसको हम लोग को नीचे लिखना पड़ता है, और जिस मतलब M4 की अपनी तुलना किससे कर रहा है M2 से, कि तुमसे कितना हमारा उत्पादन रहा है। तो जिसमें मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, जिसके साथ में का लिखा होता है उसको नीचे लिखते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज बहुत रखते हैं, ऊपर कैसे लिखे नीचे कैसे लिखे, तो का वाला जो है वो नीचे लिखा जाता है। M4 देखो कहाँ है, M4 में कितना उत्पादन हो रहा है 24, तो M4 में 24 और M2 में कितना हो रहा है 32, तो 24/32 गुणा 100, 8 3 24, 8 चौको 32, 4 से काटेंगे 25, तो कितना 75% उसका उत्पादन हो रहा है। तो का वाला ध्यान रखिएगा नीचे रखा जाता है, बाकी जो है वो आप ऊपर रख दीजिएगा। नेक्स्ट ये रखा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपए था, उसे 30% के लाभ पर बेचा गया, वस्तु का विक्रय मूल्य, टुल्ला क्वेश्चन, क्रय मूल्य कितना है 150 रुपए, कितना लाभ दिया गया है 30% का, तो हम क्या करेंगे 130% निकाल लेंगे, क्योंकि 100% तो ये खुद भी है, 30% या तो इसका 30% निकाल लो और इसी में जाके जोड़ दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कैसे लो 150 से 30% लाभ दिया, लाभ ले लो, 15 दिया 45, तो 150 की खुद खरीद के लाए थे और 45 रुपए का लाभ ले लिया, तो कितने रुपए का बेचोगे 195 रुपए का, या आप 150 करो और सीधे उसका 130% निकाल लो तो भी क्या आ जाएगा आपका 195। तो दोनों तरीके हैं, जैसा आप चाहें वैसे लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक गोले का आयतन आपको दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब में, ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या इसकी 7.5 दे रखी है। तो गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। गोले का वक्रपृष्ठ कितना होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपको 3 ये फार्मूले याद रखने हैं, आपको गोला निपट जाएगा। अच्छा, गोले में वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही चीज होती है, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है कि चारों तरफ का क्षेत्रफल, नीचे बेस और टॉप। लेकिन आप अगर गोला ध्यान से देखो, मान लीजिए फुटबॉल है, फुटबॉल में ना तो बेस होता है ना टॉप होता है, तो इसलिए गोले का वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ सेम रहता है। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें आर स्क्वायर होता है, इसमें आर क्यूब होता है, क्योंकि आयतन में 3D डायमेंशन होता है इसलिए आर क्यूब हो जाता है, और ये 2D होता है तो इसलिए आर स्क्वायर हो जाता है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ गोले का सेम होता है। अब आपसे जो सवाल पूछा गया उधर चलते हैं। दे रखा है कि जो त्रिज्या है वो 7.5 है, तो लिख देते हैं 4/3 इंटू पाई 22/7, और 7.5 कितनी बार है, तो 3 बार है। तो बस इसकी कैलकुलेशन आपको करना है, आराम से क्वेश्चन आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लंबवती शंकु की ऊंचाई 28 है और यदि इसके आधार का व्यास 42 है, तो शंकु का वक्रीय पृष्ठफल क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो शंकु का देख लीजिए, शंकु का जो आयतन होता है
वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको याद होने चाहिए तीनों फॉर्मूले। आपसे पूछा गया है वक्रीय पृष्ठ पर क्षेत्रफल, मतलब पाई आर एल पूछा गया आपसे, इसको ये पूछा गया है। तो चलो फिगर बना लेते हैं, फिर निकालते हैं। आपको एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 28 है, तो आप एक शंकु बना लेते हैं। ये 28 दे रखी है आपको ऊंचाई, और व्यास आपको दे रखा है 42 सेंटीमीटर। आपको पता है कि व्यास को जब आधा किया जाता है तो त्रिज्या मिलती है, तो त्रिज्या कितनी हो गई, 21, और ये 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे त्रिज्या ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो 28 का स्क्वायर अगर करा जाए, 28 का स्क्वायर कितना होता है, तो 784, और 21 का किया जाए तो 441। जोड़ लीजिए, 4 और 1 5, 8 4 12 से लगा 1, 7 4 11, 1 12, ये हो गया 1225। और ये किसका होल स्क्वायर होता है, 35 का। 1225 किसका वर्गमूल होता है, तो 35 का होता है। तो लंबाई L कितना आ गया, 35। और आपके पास फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आई की वैल्यू डाल दीजिए 22/7, और रेडियस कितनी डाल दीजिए 21, और लेंथ, हाँ रेडियस कितनी 42, व्यास है तो आधा हो जाएगा 21, एल कितना है 35, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110 गुणा 21, जो भी आपकी गुणा आ जाए वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि आपकी जो शंकु होता है उसकी त्रिज्या ऊंचाई कैसे निकालते हैं, 90 डिग्री है, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करने हैं। बस आपके पास आर होना चाहिए और एच होना चाहिए, आप पता कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 4 0 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 है। एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक है, विकर्ण जो है वो 10√2 दे रखा है। तो आपको पता है कि जब वर्ग होता है तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये ए होता है और ये ओ होता है, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती हैं। तो ये 90 डिग्री अगर करेंगे तो ये tan√2 आ जाएगा। मतलब वर्ग का विकर्ण जो होता है वो कितना होता है, वर्ग का विकर्ण होता है a√2। अब ये कितना दे रखा है आपको, विकर्ण कितना दे रखा है tan√2, तो tan√2 रख दिया और बराबर में a√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, a बराबर कितना आ गया 10। आपसे पूछा गया है वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, तो बस वर्ग का क्षेत्रफल इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 100। अब ये आप देख लो कि ये निकलता कैसे, a√2 कैसे निकलता है। मान लो ये वर्ग है, ठीक है, वर्ग में सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर ये a है तो ये भी a होगा, इसका विकर्ण गिरा दो ऐसे करके, ये 90 डिग्री, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, लंब कितना है a स्क्वायर, आधार a स्क्वायर, a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, और ये कर्ण स्क्वायर है। आपको ये बात पता होना चाहिए, वर्ग हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्गमूल लेते हैं, दोनों पक्षों में क्या लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं। तो ये स्क्वायर ने वर्गमूल काट दिया तो कर्ण बराबर क्या हो गया, स्क्वायर ने वर्गमूल काट दिया, इनके पास तो दो के पास तो स्क्वायर है नहीं, तो ये ऐसे ही रहेंगे और a बाहर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि वर्ग का विकर्ण या कर्ण a√2 होता है। तो ये त्रिभुज के लिए तो कर्ण बन गया, लेकिन वर्ग के लिए क्या बन गया, ये विकर्ण बन गया। तो हम कह सकते हैं ये क्या होता है a√2, मतलब भुजा का अगर √2 कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, विकर्ण मिल जाएगा। वो हमेशा जो विकर्ण होगा वो भुजा का √2 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 21 2 17 का मध्यिका ज्ञात करना है। तो वो मध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि जो आपके पद दे रखे हैं, या तो उनको आरोही क्रम में लगा दीजिए या फिर अवरोही क्रम में। आरोही मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही होता है बड़े से छोटे की ओर। तो मुझे थोड़ा सा आसान पड़ता है आरोही क्रम लगाना छोटे से बड़े की ओर।
तो इसमें छोटा कौन है? तो 2 है, सबसे छोटा कौन है? 2 है, और फिर 3 है, फिर 7, 7 और 7। चलो पहले ऐसा कर लेते हैं, गिन लेते हैं कितने पद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पद हैं। 11 पद का मतलब हो गया 11 जो विषम पद हो गए। और जब विषम पद होते हैं तो हमारा पत्रिका का फॉर्मूला क्या चलता है? n+1/2। जब विषम पद होते हैं, मतलब विषम पद कितने हैं? 11, 11 और 1 12, 12 को 2 से भाग करेंगे, मतलब छठवां पद जो है हमारा आंसर होगा। तो 6 तक निकाल लेंगे, 4 तक आएंगे, 2 और निकाल लें, काम चल जाएगा। और जब सम पद होते हैं तब होता है n/2 प्लस n/2 प्लस में और बटे 2। ठीक है, तो ये सम पद होते हैं तो ये फार्मूला चलता है, और विषम पद होते हैं तो जितने पद हैं उसमें एक जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए। तो 2 देखिए 2 और उससे बड़ा क्या हम लोग को मिला था? 3, फिर क्या मिला? 7, 7। 7 कितनी बार है? 3 बार है, तो 7 लिख दीजिए। और 7 से बड़ा क्या है? अच्छा 4 नहीं लिखा है, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा और 7 यहाँ आ जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 7। क्योंकि छठवां पद है ना, तो 3 ये हो गए और छठवां पद ये हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि सीरीज आप ठीक तरीके से लिख लोगे आरोही क्रम में तो आप आराम से कर ले जाओगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 12,400 रुपए के लाभ को 3 भागों में बांटा गया है, एबीसी में 5 7 8 के रूप। तो वो 12,400 रुपए थे आपके पास और 5 7 8 के अनुपात में बांटा गया है। तो पूछा गया है कि बी को कितना रुपए मिला। तो बी कौन है? बीच वाला बी है, तो बी का हिस्सा जो होगा वो कितना है? बी का टोटल अनुपात कितना है? 7 8 7 15 और 5 20, और इसे किससे गुणा कर दी जाएगी? टोटल रुपए से। तो 12,400, 0 से 0 कट गया, 2 छंगे 12 हो गया, 2 दूनी 4। अब गुणा कर लो, 0 7 दूनी 14 से लेकर 7 पहले पहले से 43, तो लगभग 4,340 रुपए जो है बी को मिल जाएगा। करना कैसे है? जो भी जिसका भी हिस्सा पूछा जाए उसका नंबर लिख दो ऊपर, और इन सबको जोड़ के वो नीचे लिख दो, और जितने रुपए दे रखे हैं वो लिख दो, बस आराम से आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो एक आपसे पूछा जाए तो क्या लिखोगे? एक आप हिस्सा 5 है, कितने में से? तो 8 7 15 5 20 और गुणा 12,400, बस आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 है, दुकानदार है सर। देखिए हमने एक बार आपको ऑनलाइन में कराया था प्रीवियस ईयर में कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में क्या संबंध होता है। तो अंकित मूल्य पर हमेशा क्या करा जाता है? बट्टा दिया जाता है, मतलब डिस्काउंट दिया जाता है, 100 माइनस छूट। ठीक है, और क्रय मूल्य पे हमेशा क्या होता है? लाभ होता है। ये फार्मूला बेसिक से भी आप लगा सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन इतना ज्यादा पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट याद कर लो, वो आपका टाइम भी बचाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। देखो ध्यान ऐसे रखना है कि अंकित मूल्य मतलब एमआरपी पे क्या करना है? आपको हमेशा छूट देना है, डिस्काउंट देना है, और आपको प्रॉफिट हमेशा किस पे होगा? क्रय मूल्य पे। बस देखो अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 625, तो 625 लिख दो, मल्टीप्लाई 10% की छूट दी गई तो 10 यहां रखोगे, 100 में से 10 गया 90, बराबर क्रय मूल्य पता नहीं है और लाभ कितने का हो रहा है? 25% का। तो क्रय मूल्य पता नहीं है और लाभ कितने का हो रहा है? 25 का, 125 यहाँ। ठीक है, अब मल्टीप्लाई 125 पंजे 625, 9 पंजे कितना हो गया? 45, तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 450। देखो जरा देर में निकल आया, ये तो फार्मूला मुझे लिखना पड़ा, आपको तो अगर याद होगा तो आप बस सीधे वैल्यू डालोगे और सीधे आपको याद हो जाएगा। देखिए एक कार को 8 आदमी समान दर से कार्य करते हुए 96 दिन में, तो हमने ये वाला कैसे बताया था आपको? एमडीएच मसाले, एमडीएच इसमें क्या होता है? ज्यादातर 2 ग्रुप आते हैं और सेम काम करते हैं। एम का मतलब होता है यहाँ पर आदमी औरत बच्चे, डी मतलब दिन, एच मतलब घंटे, डब्ल्यू मतलब किया गया काम। तो एक कार 8 आदमी समान दर से करते हुए 96 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो 8 आदमी 96 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 6 आदमी उसी कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लेंगे? 6 आदमी उसी काम को पूर्ण करने में कितना समय लेंगे? तो काटेंगे 6 कम 6, कितना बचेगा? 3 6 छंग 36, 16 की 8 से गुणा कर दो, 8 छंगे
48, हाथ से लगे 4, 8 एकम 8 और 4 12, तो 128 दिन वो क्या करेंगे, बाकी बचे हुए आदमी लेंगे। तो बहुत इजी होता है, बस एमडीएच आप याद रखो, आराम से आप कर ले जाओगे। दे रखा है कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई गई और चौड़ाई 20% घटाई गई, तो नए आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल में जब भी आपको निकालना हो क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, बस आपका आराम से हो जाएगा, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। ये आपका क्षेत्रफल में सदाबहार वाला फॉर्मूला है, जब वृद्धि होगी तो प्लस लगाना है और जब कमी होगी तो माइनस लगाना है। तो 20% की वृद्धि हुई लंबाई में तो प्लस का 20 लिख दिया, चौड़ाई में 20% की कमी हुई तो माइनस लिख दिया। और यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ए बी मतलब ए की गुणा बी से हो रही है, तो जब ए की गुणा बी से हो रही है तो चिन्हों की गुणा क्या होगी, चिन्हों की भी हो जाएगी गुणा। प्लस की गुणा माइनस से होगी तो प्लस माइनस माइनस आएगा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, काटा पीटा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, ऊपर नीचे आप काट सकते हो, 2 दूनी 4 तो माइनस 4। अब माइनस का मतलब क्या होगा कि हमारा क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये अगर प्लस का आता है यहाँ पे तो क्षेत्रफल में क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती। चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे। तो फिलहाल इतने ही क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मिलते हैं चौथे पार्ट में, और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं लगातार जीडी तक जो है वो आपका मैथ बिल्कुल बेहतर करवा के ही मानूंगा, और 20 में से आपके 17 से 18 नंबर तक उम्मीद है कि आप अगर सारे वीडियोस देख लोगे तो आपके हम मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और लगातार पढ़ाई को